सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी बातें कार्यक्रम में। और आज आपकी बातें कार्यक्रम में हमारा जो विषय है जलवायु परिवर्तन और आर्द्र भूमि का संरक्षण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से हम रोज जूझ रहे हैं। इससे निराकरण के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण किस तरह हमें बचा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के सुब्रमण्यम। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर के सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के सदस्य हैं और पर्यावरणविद हैं। तो सबसे पहले सुब्रमण्यम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जलवायु परिवर्तन और आर्द्र भूमि, इनका आपस में क्या संबंध है और कैसे जलवायु परिवर्तन को सहभागिता मिलती है आर्द्र भूमि से? देखिए, पर्यावरण जो शब्द है इसमें आर्द्र भूमि समावेशित है जी। और जब भी कोई परिवर्तन होगा अगर आपके पर्यावरण में जी। तो उसका प्रभाव सभी जगह पड़ेगा, तो उसमें हमारी आर्द्र भूमि भी प्रभावित होगी। और ये आर्द्र भूमि जो है दरअसल में एक ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं जहाँ पानी पर्याप्त होता है, प्रचुर होता है, जहाँ पानी आके इकट्ठे होते हैं। और वो एक तरीके से हमारे जैसे शरीर में जो भूमिका हमारे किडनी की होती है, वही भूमिका हमारे आर्द्र भूमि की है। यानी वो किडनी जैसे सब चीज़ों को समावेशित करती है, ख़राब चीज़ों को हटा देती है, अच्छी चीज़ों को अवशोषित कर लेती है, कुछ वैसा ही है। जैसे हमारे जंगलों को हम कहते हैं ये सब लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं। तो लंग्स जिसकी उसकी भूमिका है कि वो हमारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो हमारे प्राणवायु देता है। तो ऐसे ही हमारे जंगल हैं। तो इनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस होता है, किसी भी प्रकार की इसमें कमियां आती हैं, तो आर्द्र भूमि भी प्रभावित होता है और जलवायु परिवर्तन का भी उसके ऊपर असर दिखाई देता है। तो कुल जमा ये बात है कि अगर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो वो हर किसी को प्रभावित कर रहा है। आज पूरी हमारी जो समाज है, पूरा समुदाय है, ह्यूमन सोसाइटी है, वो तीन चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। एक जैसे आपने कहा जलवायु परिवर्तन, दूसरा हमारे यहाँ पर प्रदूषण एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और तीसरा उसका जलवायु परिवर्तन तो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। और आपका ये जो मैंने प्रदूषण की बात मैंने आपकी, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है जैव विविधता जो है वो हमारी लुप्त हो रही है। और ये जैव विविधता के लुप्त होने के पीछे भी कारण यही दोनों कारण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी जलवायु परिवर्तन एक बड़ा प्रमुख कारण है, और जो प्रदूषण है वो भी हमारे जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है। तो आज सबसे बड़ी चुनौती इन तीनों को हमारे सामने मोबाइल खड़ी है, और इसका कैसे सामना करना है वो हमें देखना होगा। जी बिल्कुल, ये आपने एक बड़ी ही अच्छी बात कही कि अगर ये पूरा शरीर है पर्यावरण, तो कहीं ना कहीं किडनी का काम जो है वो हमारी आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स कर रहे हैं, और जिनमें तालाब हैं, तलैया हैं, आपके सरोवर हैं, ये सब कुछ शामिल हैं। इनका जो संरक्षण, एक आपने बात कही बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की, तो ये इसको जो प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि आर्द्र भूमि के क्षेत्र कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, तो इन्हें कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, आर्द्र भूमि का संरक्षण ये विषय बहुत पहले से विश्व समुदाय के सामने एक चिंता का बड़ा कारण रहा, क्योंकि बहुत सारे आर्द्र भूमि हमारे लुप्त होते जा रहे हैं। हमारे जो भू उपयोग में जो परिवर्तन आ रहा है, लैंड यूज में जो चेंज आ रहा है,
आबादी बढ़ रही है, और आबादी बढ़ रही है तो हमारे जो ऐसे जल के जो स्रोत हैं, जो आर्द्र भूमि है, जो तालाब हैं, सरोवर है, नदियाँ है, जी हाँ, ये सब के सब में कुछ परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे बसाहट के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए, तमाम कारणों से हम जो है इनका उपयोग करते जा रहे हैं, और जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि आज हमारे आर्द्र भूमि, आप देखिए पिछले 30-40 सालों में अगर 5 आर्द्र भूमि थी तो उसमें से 2 लुप्त हो गई। ये पूरे, मैं संसार का आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, पूरे विश्व का ये आंकड़ा है। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे, आप देखते हैं छत्तीसगढ़ को हम इस प्रदेश को तालाबों का प्रदेश ही कहते थे, तालाबों का, और पहचान थी। आज भी आप देखिए बहुत सारे हमारे तालाब लुप्त हो गए, और वो जमीन पे हमने बसाहटें कर ली, उन जगहों पे हमने हमारी नई कॉलोनीज बन गई, कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स ने के कब्जे में वो चीज़ें आ गई, बहुत जगहों पे उद्योग धंधे लग गए, तो इस प्रकार ये आर्द्र भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये चिंता जब व्यक्त की गई तो सबसे पहले 1971 में ईरान में एक जगह था रामसर, बिल्कुल। तो रामसर में पूरे विश्व समुदाय ने चिंता व्यक्त की कि ये आर्द्र भूमि का संरक्षण और इसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, बिल्कुल, ये सतत विकास के लिए बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। तो ये रामसर कन्वेंशन कहते हैं उसको, 1971 में हुआ। बिल्कुल। और रामसर कन्वेंशन से बात निकल के आई कि सारे देशों को इस दिशा में थोड़ा सजग होना पड़ेगा, जी हाँ, और अपने आर्द्र भूमि का संरक्षण और संवर्धन कैसे करें, इससे बचाना होगा। तो आपने क्योंकि रामसर कन्वेंशन की बात की, और हाल ही में बिलासपुर का हमारा जलाशय जो है वो रामसर कन्वेंशन में शामिल कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं ये लक्ष्य रखे हुए है कि 2030 तक लगभग 40 के आसपास जो तालाब हैं वो रामसर कन्वेंशन में, या आर्द्र भूमि जो है वो रामसर कन्वेंशन की मान्यता उन्हें मिल जाए जी। इस ओर हम कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, वेटलैंड को लेके, यानी आर्द्र भूमि को लेके जो चिंता है, इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए एक राज्य शासन ने एक वेटलैंड बोर्ड बनाया है, जी, वेटलैंड अथॉरिटी बनाया है, जी हाँ। और ये वेटलैंड अथॉरिटी को जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश में जितने भी वेटलैंड हैं सबसे पहले उनका चिन्हांकन किया जाए, पहचान की जाए। बिल्कुल। तो तकरीबन 7,700 के ऊपर हमारे पास वेटलैंड हैं, जी हाँ, जो बड़े क्षेत्र में हैं, बिल्कुल, और 2.25 हेक्टेयर से कम छोटे जो हैं वो हाँ, करीब 27,000 के ऊपर हमारे पास वेटलैंड है। तो हमने उनका चिन्हांकन कर दिया, उनको हमने नक्शे पे ले लिया। जी हाँ। अब उन जिलों में जहाँ पर है, जैसे आप देखिए आपका जांजगीर चांपा जिला सबसे ज़्यादा वहाँ पर वेटलैंड है, जी हाँ। इसके बाद धमतरी आपका बहुत ज़्यादा वेटलैंड का एरिया है, दुर्ग है, रायपुर है, महासमुंद है, ये सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वेटलैंड बहुत हैं। हाँ। तो ये वेटलैंड का जब तक संरक्षण नहीं होगा, और संरक्षण के लिए आपको स्थानीय समुदाय की सहभागिता ज़रूरी होगी, और उनको उनकी आजीविका से इसे जोड़ना होगा कि ये आर्द्र भूमि का संरक्षण भी हो और उनकी आजीविका भी के प्रतिकूल प्रभाव उनकी आजीविका पर ना पड़े। बल्कि वहाँ पर अगर आपने पर्यटन को बढ़ावा दिया तो ये संभव है कि वहाँ पर पर्यटक आएंगे, बिल्कुल, और वो उनकी आजीविका में शायद मदद करेंगे। तो संरक्षण भी होगा और उनकी आजीविका भी प्रभावित नहीं होगी। हम ये पूरे विश्व में एक बात देखते हैं कि जहाँ पर वेटलैंड है या जहाँ पर आर्द्र भूमि है उसके आसपास निश्चित तौर पर पर्यावरण का तो एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ टूरिज्म, जिसे हम इको टूरिज्म कहते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अब निश्चित तौर पर जब पर्यटक आते हैं तो साथ में ये एक चिंता पूरे विश्व में बनी हुई है कि पर्यटक आ रहे हैं तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो हम जब वेटलैंड संरक्षण की बात कर रहे हैं और राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो ये कैसे संभव होगा कि इको टूरिज्म तो बढ़े लेकिन वेटलैंड जो है हमारे वो संरक्षित रहें और पर्यटक इसे नुकसान ना पहुंचाएं? जी हाँ, इसीलिए आजकल हम कॉन्सेप्ट देते हैं, हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, यानी ऐसा पर्यटन जो जिम्मेदारी से भरा हो। ऐसे पर्यटकों को हमको समझाइश देनी पड़ती है, उनके अंदर में इस बात को डालना पड़ता है कि ये पर्यटन स्थल अगर यूं ही बने रहना है तो इसको संरक्षित करना ज़रूरी है। इसकी स्वच्छता पे सबकी भूमिका है, स्थानीय समुदाय की भूमिका तो है ही। जो आने वाले पर्यटक हैं उन पर्यटकों के अंदर भी ये समझाइश देने की कोशिश होती है कि वो इस स्थल को खराब न करें। क्योंकि देखिए बहुत सारे आर्द्र भूमि हमारे इसलिए आज खराब हो रहे हैं, उनमें यूट्रिफिकेशन हो रहा है, यानी जितने हमारे गंदगियां हैं शहरों की, तालाबों की, वो सारी गंदगियां उसमें फैल रही हैं। और उसके कारण उसमें बहुत सारी एल्गल ग्रोथ आ रही हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे वनस्पति पैदा हो रहे हैं
जो कि उसकी ऑक्सीजन जो उसके अंदर घुली रहती है उस ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं। जब घुली हुई ऑक्सीजन कम होगी तो जो जलीय जीव हैं जिनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है उनको जलीय जीव को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो वो रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसमें यूट्रिफिकेशन यानी नाइट्रोजनस चीज़ों का पानी में बढ़ना, और जब नाइट्रोजनस चीज़ें बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से वनस्पति जो है वो बढ़ने लगती है। और बाहर से आने वाली कई वाटर हाइसेंथ जैसी चीज़ें हैं या एलियन स्पीशीज़ जो हैं, बाहर की प्रजातियां, वो आके जन्म लेने लगती हैं, स्थानीय प्रजातियों को वहाँ से हटा देती हैं। इन सब पे भी ध्यान देने की ज़रा ज़रूरत पड़ती है। और जब हम आर्द्र भूमि की बात कर रहे हैं तो हम फ्लोरा और फौना यानी वहाँ पर जो वनस्पतिक आवरण है वो, और उसमें अंदर जो वनस्पति जो जीव पल रहे हैं, इनका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही इस आर्द्र भूमि को बनाए रखेंगे, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखेंगे। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दर्शकों को मैं एक बार फिर से इस बात के लिए तो मैं चाहूँगी कि आप सबको, हम सबको जागरूक होना बहुत आवश्यक है कि जब भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसे बहुत सी आर्द्र भूमि हैं, बहुत से जलाशय हैं, झीलें हैं जिन्हें हम देखने के लिए जाते हैं, तो आसपास सचेत होकर रहिए और गंदगी ना फैलाइए ताकि संरक्षण हो सके हमारी आर्द्र भूमि का और एक नया पूरा इकोसिस्टम तैयार हो सके। जलवायु परिवर्तन पर भी क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मैं प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही अगर बात करूं तो पिछले केवल 10 सालों पर भी बात करें तो तापमान में वृद्धि आई है, जलवायु में हम परिवर्तन देख ही रहे हैं, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। तो ये जो वेटलैंड्स हैं, ये आर्द्र भूमि जिनके हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, इन्हें अगर संरक्षित किया गया तो क्या तापमान में कमी आ सकती है राज्य में? बिल्कुल, तापमान में कमी आ सकती है। दूसरा, चूंकि ये जो तापमान में वृद्धि हो रही है, और ये वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रण है वो बढ़ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी निर्भरता जीवाश्म ईंधन पे बहुत ज़्यादा है, फॉसिल फ्यूल पे, कोयले पे है, क्रूड ऑयल पे है, हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन तमाम चीज़ों का, गैस, इन सब का उपयोग करते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। हम धान की खेती लेते हैं, उसमें से मीथेन गैस निकलती है, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। ऐसे, और जब चूँकि तापमान बढ़ रहा है तो वाष्पन की रफ्तार भी बढ़ रही है। तो ये वाष्पन का जो पानी है, भाप जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, तमाम चीज़ें वायुमंडल में परत जमा रही हैं, जिसके कारण जो जमीन की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, वायुमंडल में विकिरित नहीं हो पा रही है, उसके कारण वहीं रह जाती है, इसलिए तापमान बढ़ रहा है। और जब तापमान बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से वाष्पन की गति भी बढ़ रही है, और इसके कारण जो हमारे आर्द्र भूमि है, इनका क्षेत्र फैलता सिकुड़ता दोनों रहता है। बारिश के दिनों में फैल जाता है, गर्मी के दिन में सिकुड़ जाता है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला जो तंत्र है वो हमारे पानी में मिलता है, बिल्कुल, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो हमारे जो जंगल भी हैं, जंगल का महत्व इसलिए भी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उपयोगी चीज़ों में बदल देता है, जिसको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। यानी हमारी जो जितनी भी वनस्पति जिसका हम उपयोग करते हैं, वो सब उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ही हमें मिलती है। तो जैसे जंगल है हमारे, वैसी हमारे आर्द्र भूमि है, इनके अंदर भी जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो जलीय जो पौधे हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करती है। कई हमारे पीटलैंड्स होते हैं, पीटलैंड्स यानी 12 महीने उसमें पानी भरा रहता है, और पानी भरे होने के कारण उसमें जो वनस्पति है वो जब मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो वहीं पर वो उनकी सड़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता, बिल्कुल, तो वो कार्बन स्टॉक के रूप में जमा हो जाती है। यानी उस मिट्टी में इतनी कार्बन जमा हो जाती है, कई जगह तो ये पाया गया कि ऑर्गेनिक कार्बन 30% तक सॉइल में आ गई। अच्छा जी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को हमने अवशोषित किया और उसको उपयोगी चीज़ में हमने तब्दील कर दिया, और मिट्टी को हमने पहुँचा दिया। बिल्कुल जी। तो ये पीटलैंड है, या ब्लू कार्बन भी हम कहते हैं, कि जहाँ पर पानी का जल जमाव है, उस जल जमाव में जितने भी पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब के सब उनका जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, तो एनारोबिक ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एनारोबिक यानी जहाँ ऑक्सीजन के अभाव में जो है उनका अपघटन होता है, जी हाँ, तो वो कार्बन वहाँ पर जमा हो। बिल्कुल, ये एक बहुत ही तकनीकी जानकारी, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताई। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति का आपसे परिचय कराता है हमारा कार्यक्रम हमर चिन्हारी। इसमें हम मुखातिब होते हैं ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली शख्सियतों से। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम हमर चिन्हारी, माह के प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी, देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी। हम चर्चा कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन और आर्द्रभूमि के संरक्षण पर। तो दर्शकों, यदि हमें अपने पूरे क्षेत्र को, छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, प्रदूषण मुक्त रखना है और हम चाहते हैं कि यहाँ गर्मी भी कम लगे, तो हमें निश्चित तौर पर अपनी आर्द्रभूमि को बचाना होगा। डॉक्टर के सुब्रमण्यम हमारे विशेषज्ञ आज हमें यही बता रहे हैं। तो सुब्रमण्यम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है, यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है, इस पर कैसे आर्द्रभूमि का असर होता है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आर्द्रभूमि अगर है जी, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसको कहते जी हैं, हाँ। जल चक्र जो है वो जी बना हाँ। रहता है। ग्राउंड वाटर आपके रिचार्ज होती बिल्कुल। रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता जी है, हाँ। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है बिल्कुल। उसका सांद्रण कम बिल्कुल। होने लगता है। इसके अलावा ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खराब चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, जी उद्योगों हाँ। से निकलने वाला जो जी हाँ। निस्तारण का पानी है जी। या सीवेज वाटर आता है, बिल्कुल। इनके कारण इसमें खराबी तो है, लेकिन ये अच्छी चीज़ों को ये अवशोषित कर लेती जी, और जो खराब चीज़ें हैं वो उसको निकालती हैं। बिल्कुल। तो ये एक जो रिसाइकलिंग की प्रोसेस होती है, ये वहाँ पर मिलता बिल्कुल। है। ये एक नई जानकारी आपने दी कि जी। रिसाइकलिंग का जो पूरा प्रोसेस है, हाँ। वो भी हमारी आर्द्रभूमि के द्वारा हो जाता हो है। जाता है। अब मैं आपसे ये जानना चाह एक रही चीज़ थी। और मैं आपको बताऊं, जी हाँ। ये फ्लड कंट्रोल में भी बहुत मदद करता है। अच्छा, जब जी बाढ़ हाँ। आता है तो बाढ़ के बहुत बड़े पानी के अंश को वो अपने में जी। समाहित कर लेता जी। है। तो इसके कारण बाढ़ का जो पानी का जो वेग होता है जी उसको हाँ। काफी हद तक कम करने में भी ये मदद करता बिल्कुल। है। आपने ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि बाढ़ आने की स्थिति में भी वेग कम करने में हमारी जो आर्द्रभूमि है वो ये भी क्षमता रखती है। जो हम आर्द्रभूमि को बचाने की बात कर रहे हैं, उसके संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो जो आम नागरिक है, जैसे सामुदायिक चेतना की आपने बात की, सामाजिक व्यवस्था की आपने बात की, तो कैसे समाज का हर व्यक्ति, समुदाय का हर व्यक्ति वेटलैंड्स को, हमारी आर्द्रभूमि को बचाने में अपना सहयोग दे सकता है? देखिए, आज भी प्रदेश में हमारे यहाँ पर बहुत सारी जल उपयोगिता समिति बनी हैं। जी, ये जल उपयोगिता समिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो पानी है उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग हो, उसका अपव्यय न हो। जी हाँ। और अपव्यय न होने के लिए ये जो समितियां हमारी काम कर रही हैं, वो इस बारे में जन चेतना भी फैलाती हैं जी हाँ। कि पानी का दुरुपयोग न हो। ना। तो वैसे ही ये जो हमारी आर्द्रभूमि के आसपास की जो गांव हैं, वहाँ पर जब तक लोगों की सहभागिता नहीं होगी, आर्द्रभूमि को संरक्षित रखना मुश्किल होगा। जी। और लोगों की सहभागिता तब प्राप्त होगी जब इसे उनकी आजीविका से जोड़ा जाएगा। जी, तो इसलिए लाइवलीहुड सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। और उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं जिसके द्वारा हम लाइवलीहुड सिक्योरिटी को एंश्योर कर सकते जी। हैं, उसको पक्का कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। केवल कानून बना देने से या उस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र बना देने से हाँ। आप आर्द्रभूमि का संरक्षण नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये जब आपने तक बहुत कि स्थानीय महत्वपूर्ण बात कही है। जब तक जी हाँ। स्थानीय समुदाय की जी। भागीदारी नहीं होगी, बिल्कुल। तब तक संभव नहीं है। और उसके लिए थोड़ी सी जन चेतना विकसित करनी होगी जी और हाँ। उस आर्द्रभूमि पे वो क्या प्राप्त कर सकते हैं, जी हाँ। उसको भी देखना होगा। आपने लाइवलीहुड की बात की जी। या आपने इससे स्वरोजगार की प्रेरणा की बात की। इन भूमियों से किस तरह जीवन यापन में मदद मिल सकती है? देखिए, बहुत सारे हमारे, जैसे मैंने कहा, छत्तीसगढ़ में 95% हमारे जो जल स्रोत हैं, जी। वाटर बॉडीज हैं, जी। उनमें आज हम मत्स्य पालन कर रहे हैं। जी हाँ। जो पहले राज्य गठन के समय में हमारी मछलियां बाहर से आया करती थी, आज प्रदेश इतना मछली के उत्पादन में इतना संपन्न हो गया है कि आज हमारे प्रदेश से बाहर के प्रदेशों में मछलियां जा रही हैं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने ये जो मछुआरे हैं, इनके लिए हमने एक सहकारी समिति बनाई और मछुआरा जो समितियां हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इसी प्रकार अगर हम आर्द्रभूमि में भी अगर हम इस तरीके की व्यवस्था करें
कि जिससे कि आर्द्र भूमि का संरक्षण और संवर्धन हो और स्थानीय लोग जो हैं उनसे अपना लाभ, तो एक पर्यटन आपने एक ऐसा क्षेत्र बताया जिससे कि काफ़ी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वैसे ही कई हमारे औषधीय पौधे भी हमारे इन आर्द्र भूमि में हैं, उनको लिया जा सकता है। कई ट्यूबर है, कई सिंगाड़े होते हैं, वाटर हाइसिंथ हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल से लोग प्राप्त करते हैं। कमल खिलते हैं, कमल का उपयोग होता है। ऐसे फ्लोरिकल्चर कुल मिलाकर जल में उत्पादित होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर हमें ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और उनको उनकी आजीविका से जोड़ना होगा। आजीविका से जोड़ना होगा, बिल्कुल। आजीविका से जोड़कर आर्द्र भूमियों को निश्चित तौर पर बचाया जा सकता है। सामुदायिक चेतना की भी हमने बात की। क्या आपको लगता है कि स्कूली स्तर पर कि एक बच्चे को शिक्षित किया जाए कि हमें पानी को बचाने की प्रेरणा, जल संरक्षण की बात तो आजकल कोर्स में पढ़ाई ही जाती है, लेकिन आपके आसपास की जो वाटर बॉडीज हैं उन्हें गंदा ना करें, उन पे सफाई का ध्यान दें, इस बारे में क्या आपको लगता है कि इसे शिक्षा से जोड़ना चाहिए? बिल्कुल, बगैर शिक्षा से जोड़े कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमको बच्चों से ही इस बात को उनके अंदर में जागरूकता फैलानी होगी, क्योंकि वो भावी नागरिक हैं। बिल्कुल। तो अब अगर शुरू से उनको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कैच देम यंग, जब वो छोटे हैं तभी आप उनको समझाइश दे दीजिए। तो हमारे जो स्कूल हैं, जो इंटीरियर में जो स्कूल हैं, उसके आसपास जो तालाब हैं वहाँ उनको ले जाके दिखाया जाए कि इस तालाब को कैसे साफ रखना है, इसमें कहाँ कहाँ से गंदगी आती है उसको कैसे रोकना है। अब बड़े शहरों में हमको बताना पड़ता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं, कि गंदा पानी उपचारित होकर के ही उस पानी में मिले। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करनी है। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट यानी उद्योगों से जो निस्तारण का पानी निकलता है वो भी उपचारित होकर निकले, ताकि उसमें जितनी विषैली तत्व हैं वो रुक जाए और शुद्ध पानी, जो साफ पानी है, वही हमारे जल स्रोतों पे जाए। ये तमाम चीज़ें हमको बच्चों को बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चों को हमने समझा लिया तो शायद हम अपने आर्द्र भूमि को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। आसपास जो लोग रहते हैं उनके बारे में आपने कहा कि उन्हें पर्यावरण से या आजीविका से जोड़ना चाहिए। क्या आपको लगता है कि गांव-गांव में अभियान यदि किया जाए कि उनके आसपास की जो आर्द्र भूमि है, जो तालाब हैं, जो दलदली क्षेत्र हैं, उनको बचाने के लिए और ख़ास तौर पर स्वच्छता से परिपूर्ण रखने के लिए क्या इस तरह के कोई अभियान चलाए जाने चाहिए, या जो सामाजिक संगठन हैं उन्हें संगठित होकर इस ओर कार्य करना चाहिए? बिल्कुल, ये काम अभी चालू हो गए हैं। हमारे यहाँ जितने भी स्कूल हैं उनमें इको क्लब बनाए गए हैं जी, ताकि वहाँ के बच्चों में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में एक चेतना पैदा हो। बिल्कुल। और वो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने आसपास के गांव वालों को भी बता रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण कितना ज़रूरी है। साथ में वो हमारे तालाबों का संरक्षण की बात कर रहे हैं, वो नदियों का संरक्षण कैसे उस बारे में बात कर रहे हैं। तो आजकल स्कूलों में ये इको क्लब बनने शुरू हुए हैं और उनके बहुत अच्छे बच्चों के अंदर में ये चेतना आ रही है। लेकिन अब बच्चों से बड़ों की तरफ चेतना बढ़नी जरूरी है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हो रही है सब बड़े लोग कर रहे हैं। बच्चों को हम दोष नहीं दे सकते, ज़्यादातर काम हमारे बड़े लोग कर रहे हैं। तो अगर बच्चे भी सीख करके अगर बड़ों को सिखाएं तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और हम सबके अंदर में एक चिंता तो है कि हमारे आर्द्र भूमि को हम बचाएं, हमारे पर्यावरण का संरक्षण हम करें। उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है, क्योंकि बातें हमने बहुत कर ली, जमीन पे इन सब चीजों को उतारने की जरूरत है। तो 2030 तक यह जो विजन है ये पूरी तौर पर जमीनी स्तर पर हमें नजर आए, इसके लिए हमें प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता जी। कोई संदेश आप दर्शकों को आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए अगर देना चाहें? मेरी आप सभी से यही गुजारिश होगी कि जो भी आपके आसपास जो भी आपके जल स्रोत हैं, तालाब है, नदी है, इन सब का संरक्षण करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप ये मत मान के चलिए कि केवल सरकारों के द्वारा ये काम किया जाएगा। सरकार एक आपको सहयोग प्रदान कर सकती है, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और हम सबको इसमें आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना जी। बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही, और जन जन तक ये चेतना पहुंचनी ही चाहिए कि हमें प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए आर्द्र भूमि को बचाना होगा। बहुत खूबसूरत कुछ बातें जो आज आपने कही, जो दर्शकों को फिर से एक बार याद दिला दूं कि अब हमें बातें ही नहीं करनी है, अपनी आर्द्र भूमि को बचाना है। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, जो आज की इस पूरी बातचीत की मुझे लगता है एक बहुत ही खूबसूरत बात निकली, कि किडनी अगर काम ना करे
तो पूरा शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो इसी तरह अगर हमारे वेटलैंड सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमें बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रमण्यम जी हमारे स्टूडियो में आज आने के लिए। और दर्शकों, आपकी बातें कार्यक्रम में हम बातें करते रहेंगे इसी तरह, आपसे जुड़े विषयों पर, समाज से जुड़े विषयों पर और राज्य से जुड़े विषयों पर। लेकिन आवश्यकता सबसे पहले है एक चेतना की, एक जागृति की, क्योंकि पर्यावरण है तो हम सब हैं। इसलिए हमारी आर्द्रभूमि को संरक्षित करने के लिए अब हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्या से हम सब जूझ रहे हैं और अब वो वक्त आ गया है जब हम इसे नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और दर्शकों का। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें।